हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा आपको ये कंटेंट, ठीक है। इसमें मैंने हिंदी इंग्लिश में दे रखा है। देखो पहली न्यूज आपकी जो है आज की क्लास में ना, हम जो है सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूज पढ़ेंगे, 10 न्यूज पढ़ने वाले। ये 10 न्यूज आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन, पहला अगर मैं न्यूज की बात करूं तो पहली न्यूज आपकी क्या है, ये उज्बेकिस्तान जॉइन्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एज सेंट्रल एशियाज फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव। क्या मतलब आया इसका? पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ पता है? एनडीबी एक संस्था, एक बैंक है ये एनडीबी, जिसको उज्बेकिस्तान, अब ध्यान से देखो वहां पे उज्बेकिस्तान कहाँ पे नजर आ रहा है आपको? उज्बेकिस्तान यानी कि वो एरिया जो जहाँ पे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान लिखा है ना, अफगानिस्तान, ये वाला एरिया जो है इनको हम बोलते हैं सेंट्रल एशिया। ये बीच का एरिया है, बीच का सेंट्रल एशिया कहते हैं इसे। तो उसी में से उज्बेकिस्तान ने जो है क्या किया, एनडीबी को ज्वाइन किया है। अब देखो सबसे पहले हम थोड़ी बहुत जान लेते हैं कि एनडीबी होता क्या है। इसमें मैं एक पेज ऐड करना चाहती हूँ, कहां से करूंगी? चलो अगर मैं बात करूं एनडीपी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये साथ साथ में नोट भी करते रहो। निकालो इसे, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये बना है आपके 2014 में, 2014 में बनाई, 2014 में बना है एनडीपी। देखो एक संस्था सुनी होगी आपने, ब्रिक्स, सुना है ब्रिक्स? क्या है ये? एक ग्रुप, ये एक ग्रुप है जिसमें कौन कौन से मेंबर्स है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये एक ब्रिक्स है, ये एक संगठन है, एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ग्रुप बनाया है किसको टैकल करने के लिए? G7। G7 पता है? G7 वो ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स है जो सबसे ज्यादा डेवलप कंट्रीज, डेवलप नेशन है, विकसित। आपको पता है हमारा भारत कैसा है? विकासशील, अभी प्रगति कर रहा है, अभी ठीक से विकसित नहीं हुआ है। हम जो अपनी विकासशील स्थिति पे, हम डेवलपिंग कंट्री, हम धीरे धीरे करके अभी डेवलप कर रहे हैं। और G7 में वो मेंबर्स है जो है कौन? जो डेवलप्ड नेशन है। जैसे आपको मैं बात करूं डेवलप्ड नेशन की, मैं बात करूं वहां पे आप लोग देख सकते हो कि कनाडा हो गया, इधर कनाडा, ये देखो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, उस यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से सीधा एक लाइन ले लो, एक सीधा एक लाइन ले लो, उसके नीचे जितने भी एरियाज है वो सब कैसे होंगे? डेवलपिंग कंट्रीज, जो अभी विकसित, विकासशील में है, अपना विकास कर रहे हैं। उससे ऊपर के जो कंट्रीज हो गई वो कैसी है आपकी? विकसित। जैसे उसमें आपका आ गया नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ये यूरोप वाला एशिया हो गया, यूरोप वाला एरिया ना, जो आपका जर्मनी, डेनमार्क, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये आ रहा है, ये सब कैसे हो गए आपके? डेवलप्ड, जो विकसित हो चुके हैं। भारत, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये तमाम जितने भी देश है ये सब क्या है? विकासशील है, विकसित। अभी विकसित नहीं हुए, विकास कर रहे हैं, अपना धीरे धीरे डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसी क्रम में मैं देखूं तो ब्रिक्स जो संगठन बना था वो आपका बना था G7 जो नेशन है, जो ग्रुप ऑफ 7 मेंबर है, उसको टैकल करने के लिए। अब मैं बात करूं तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो किसने बनाया भाई? ब्रिक्स ने बनाया है। एनडीपी को बनाया आपके ब्रिक्स ने, न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया आपका ब्रिक्स ने। अब देखो एक नाम सुना होगा आपने, IMF, और दूसरा आपका वर्ल्ड बैंक। IMF और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ये है वर्ल्ड बैंक। बेसिकली देखा जाए तो दोनों का काम एक ही होता है, दोनों का काम क्या होता है? लोन देना। ये दोनों जो संस्था है वो बनी थी आपकी 1995 में, सॉरी 1995, 1945,
जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, आई बात समझ। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड जब खत्म हो गया तो उसके बाद जो है अमेरिका ने सोचा, अमेरिका ने बोला कि हम क्या करते हैं, एक आईएमएफ संगठन बनाते हैं और एक वर्ल्ड बैंक संगठन बनाते हैं। ये मेंबर्स ने, ऐसे नहीं कि अमेरिका नहीं बोला, लेकिन अमेरिका जो है आपका सबसे कैसा नेशन है, सबसे अमीर देश है। उसने क्या किया कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को बनाया, जिसका आप अगर हम हेडक्वार्टर देखें तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर क्या है आपके, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका का एक शहर वॉशिंगटन डीसी, याद रख लो। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। अब जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, अब जाहिर सी बात है जब वर्ल्ड वॉर होती है तो क्या होता है, कंट्रीज जो है गरीब हो जाती है, क्योंकि सारा का सारा पैसा कहाँ लग जाता है, युद्ध में लग जाता है। अमीर देश जो है, अमीर देश ना भी बोले लेकिन जो है गरीबी आने लग जाती है देश में, है ना। तो उसी पर आईएमएफ एक संगठन बना, आईएमएफ एक ग्रुप बना जिसका काम क्या होगा, लोन देना। लोन देना, लोन कैसे, अगर तुम कर्जे में डूब चुके हो तो उस कर्जे से बाहर निकालने के लिए आईएमएफ लोन देगा। आई बात समझ में। बेसिकली देखा जाए काम दोनों का क्या है, लोन देना है। आईएमएफ का काम क्या है, आईएमएफ का काम भी है लोन देना। अब मान लो पाकिस्तान है, पाकिस्तान बहुत कर्जे में डूब गया तो वो आईएमएफ से लोन मांगेगा, आईएमएफ उसे लोन देगी। जैसे आप लोग, आप कर्जे में डूब चुके हो तो आप क्या करते हो, लोन मांगते हो। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस को बाहर निकलने के लिए आईएमएफ लोन देगा। अगर तुम्हें देश में विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, तो तुम किससे मांगोगे, वर्ल्ड बैंक से लोन निकालोगे। बेसिकली देखा जाए काम दोनों का एक ही है, लोन देने का। एक क्या काम कर रहा है, एक तुम्हें फाइनेंशियल क्राइसिस में जब तुम जब तुम पे कर्जा हो गया है तो उस कर्जे से बाहर निकलने के लिए तुम्हें क्या दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है ना। और अगर तुम्हें विकास करना है, मान लो हमें कोई एक डैम बनाना है, कोई परियोजना बनानी है भारत में, अगर हमें कोई डैम बनाना है या फिर कोई रेल बनानी है, रोड बनानी है, तो हम जो है लोन कहाँ से मांगेंगे, वर्ल्ड बैंक से, विश्व बैंक बोलते हैं जिसे हम। अरे बात समझ में, विश्व बैंक। तो अगर तुम्हें विकास करना है, विकासात्मक कार्य करने हैं, तो विकासात्मक कार्य के लिए आपको क्या देगा, कौन देगा, विकासात्मक कार्यों के लिए लोन देगा वर्ल्ड बैंक। अगर तुम्हें फाइनेंशियल क्राइसिस है, तुम्हें कर्जे से बाहर निकलना है, तो आईएमएफ लोन देगा। अब जो है यहाँ पे एक कंडीशन बनी, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक क्यों बना। हम तो पढ़ रहे थे एनडीबी, लेकिन हम यहाँ क्यों आए, तो ये किसने बनाया, अमेरिका ने, है ना। अब अमेरिका ने बनाया है तो अमेरिका क्या चाहता है कि हमारी, अमेरिका ने अगर कोई अगर बैंक बनाया तो उसमें जाहिर सी बात है अमेरिका का ही जो है अधिकार रहेगा, अमेरिका जो है सेंटर पावर रहेगी, अमेरिका का उस पर ज्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा। तो उसी कंडीशन में ब्रिक्स जो देश है आपके, ब्राजील, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडिया, इन सब संगठनों ने मिलकर बनाया एनडीपी। यानी कि हम जितने भी राष्ट्र है, अभी तो यहाँ पे कितने दे रखे ये 5, लेकिन अब कितने हो गए, 11 हो चुके हैं ना। तो ब्रिक्स जो देश के संगठन है, ब्रिक्स देश में जो मेंबर्स है, मेन तो 5 है जिन्होंने ब्रिक्स को बनाया था, लेकिन इसमें जो है प्लस भी हो गया, तो अब टोटल की मैं बात करूं तो ब्रिक्स में 11 देश है ना। अब जो है इन्होंने मिलके एक एनडीपी बनाया था 2012 में एनडीपी बनाया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया था 2014 में, कि भाई अगर हमें कल को विकासात्मक कार्य करने हैं या फिर लोन वगैरह कुछ भी चीजें क्राइसिस आ रही है, तो हम क्या करेंगे, एनडीपी से उधार लेंगे, एनडीपी से लोन लेंगे। आई बात समझ में। मैंने आईएमएफ भी समझा दिया, वर्ल्ड बैंक भी समझा दिया, दोनों का काम क्या होता है, एक तो क्या करते हैं, एक फाइनेंशियल क्राइसिस में आपको लोन देने का काम करता है, दूसरा आपको कैसे काम करता है, डेवलपमेंटल वर्क करने के लिए आपको लोन देता है। तो यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब इसमें जो है लेटेस्ट क्वेश्चन बनेगा, उज्बेकिस्तान ने क्या किया, आपके एनडीपी को ज्वाइन किया। यहाँ पे मैंने बताया भी है एनडीपी को किसने ज्वाइन किया भाई, उज्बेकिस्तान, ध्यान रखना। ये है न्यूज, उज्बेकिस्तान जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक एज सेंट्रल एशिया फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि सेंट्रल एशिया में आपकी 5-6 देश आते हैं, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान, ये 5-6 देश आते हैं। उन 5-6 देशों में ये जो सेंट्रल एशिया के देश है उसमें पहला देश बना है उज्बेकिस्तान, जिसने एनडीपी को ज्वाइन किया। इंपॉर्टेंट है,
ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चन आपसे एनडीपी के बारे में भी पूछा जा सकता है कि एनडीपी क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, तो आप बता सकते हो कि क्या है। ब्रिक्स संगठन ने बनाया था, कब बनाया था, 2014 में बनाया, 2014 में बनाया था। देखो ये आपका एनडीपी, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। ब्रिक्स बना था आपके 9 में बना था, 9 में, हाँ देख लेना, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ये आपका। अब देखो यहाँ पे न्यूज क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीपी उज्बेकिस्तान ज्वाइन एज 10th मेंबर, यानी कि 10वें मेंबर के रूप में आपको कौन ज्वाइन किया गया, अभी किसने ज्वाइन किया है, ध्यान रखना। इसमें एक इंपॉर्टेंट न्यूज और है, एक इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है यहाँ पे, ये ध्यान रखना कि इंडिया चाइना, देखो यहाँ पे देखो, उज्बेकिस्तान हैज बिकेम 10th मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, मेकिंग इट द फर्स्ट सेंट्रल एशियन कंट्री। क्वेश्चन बन सकता है कि पहला सेंट्रल एशिया का कंट्री कौन है। सेंट्रल एशिया में मैंने बता भी दिया कि कौन कौन से देश आते हैं, उसमें पहला जो है आपका उज्बेकिस्तान बना है। ब्रिक्स लेड मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, द एनडीबी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिक्स नेशंस, ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इन्होंने बनाया। फॉलोइंग एग्रीमेंट, देखो 6वीं ब्रिक्स समिट में फोर्टालीजा ब्राजील में क्या होता है, एक जो है सेशन होता है। अब देखो कोई बैंक बना है, कोई भी संगठन बनता है, उसके सेशंस होते रहते हैं। तो ब्रिक्स का 6वां सेशन होता है, सबमिट होती है कहाँ, ब्राजील में, फोर्टालीजा ब्राजील में होती है 2014 में, जहां पे बोला गया था कि हम क्या करेंगे, एक एनडीबी को बनाएंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि भाई जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसकी जो है उसका विचार कहाँ से आया था, वो कौन से सेशन में हुआ था। तो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारी चीजें आपके लिए दे दी है। हेडक्वार्टर इन संघाई चाइना, बैंक एम्स, ठीक है, कहाँ है ये, संघाई चाइना में, क्योंकि चाइना भी कैसा है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग नेशन। तो यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बाकी इसके बारे में डिटेल में देख लेना। मेन जो हेड पॉइंट्स था वो मैंने आपको समझा दिया। आई बात समझ, पहले न्यूज क्लियर हो गई, पहली न्यूज क्लियर हो गई, हिंदी में देख लेना आप लोग। ब्रिक्स का है चाइना में, एनडीपी का देखना तो ऐड हुआ नहीं, बैंक में जुड़ा है, ये खाली बैंक में जुड़ा है। उज्बेकिस्तान की मैं बात करूं तो उज्बेकिस्तान ऑलरेडी आपके साथ ब्रिक्स का मेंबर है, पहले से है उज्बेकिस्तान। चेक करना एक बारी, लोन तो किसी को भी मिल सकता है ना, चेक करना एक बार। चलो इस क्वेश्चन को करो, नंदनी आंसर दो, परिदिया, हाँ पार्टनर कंट्री है ना, फुल मेंबर नहीं है अभी, पार्टनर ही हुआ एक तरीके से। अगर बैंक में है तो, अब बैंक में खाली लोन लेने का काम थोड़ी होता है, जो पैसा भी तो इन्वेस्ट किया जाता है तभी तो लोन मिलता है ना। चलिए परिधि आंसर दो इसका, अभी तो समझाया ना इतना कि द न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच ग्रुपिंग, कौन से ग्रुप के थ्रू जो एनडीबी का गठन हुआ है, G7। क्लास में मेंटली एब्सेंट प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो। ब्रिक्स, अभी तो बोला मैंने कि ब्रिक्स देशों ने जो है एनडीबी को बनाया है, ब्रिक्स देशों ने मिलकर एनडीबी को बनाया है, किसको टैकल करने के लिए, अमेरिका के आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को टैकल करने के लिए, कि भाई अमेरिका का ही जो है यहाँ पे प्रभुत्व ना बना रहे, अब हम क्या कर सकते हैं, अपना भी। चलिए दूसरी न्यूज देखते हैं। दूसरी न्यूज क्या बोलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर देना इस पॉइंट को, सारी न्यूज में आपके लिए इंपॉर्टेंट लेके आई। दूसरी न्यूज क्या कहता है, इंडिया एमर्ज एज वर्ल्ड लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग नेशन इन 2025। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आती है UNCTAD करके, उसमें बोला है द ग्रोथ फॉलोज पॉलिसी स्टेप्स टू फॉर्मलाइज एंड अपग्रेड द सेक्टर इंक्लूडिंग अलाइनमेंट विद ग्लोबल एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी नॉर्म्स अंडर द हांगकांग कन्वेंशन। हांगकांग कन्वेंशन ध्यान रखना ये। अब देखो ये क्या न्यूज है, इस न्यूज को देखो पहले, इतना समझ में आया, क्या समझ में आया इसमें, इंडिया जो है, इंडिया क्या बन गया है, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग नेशन बन गया। शिप रिसाइकलिंग मतलब आपकी जो बड़े बड़े शिप्स होती है, जैसे मान लो ये है ना, ये फोटो नहीं है क्या इसमें, हाँ ये देखो, ये है आपकी बड़ी बड़ी शिप्स। अब जाहिर सी बात है कि ये जो शिप है 20-25 साल इसने काम कर दिया है।
अब 20-25 साल अगर कोई सिर्फ काम कर रही है तो उसके बाद कोई भी चीज खराब होगी, लोहा है, जंग लगेगा, कुछ भी चीजें होगी। तो इस कंडीशन में अब इसको तो हम समुद्र में सीधा उतार नहीं सकते, क्योंकि ये एक कैसा होगा, हार्मफुल हो जाएगा लोगों के लिए। कहीं चल रही है और डूब गई तो नुकसान हो जाएगा, जो माल वगैरह जाता है, कई चीजें। तो इंडिया में जो है अब जो ये शिप्स है, ये एक शिप है जो कि पुरानी हो चुकी है। अब इस पुरानी शिप का क्या करेंगे हम, जो पार्ट्स होते हैं इसको तोड़ के पार्ट्स निकालेंगे और नई शिप जो बनेगी उसमें यूटिलाइज करेंगे, उसमें रिसाइकिल। तो रिसाइकिल का मतलब क्या होता है, उसको रिन्यू कर देना। रिसाइकिल मतलब रिन्यू करना, उसको दोबारा से साइक्लिंग प्रोसेस में लाना। तो ये जो बड़ी बड़ी शिप्स है, इसमें इंडिया जो है सबसे बड़ा नेशन बन गया। अब देखो एक बात बताओ, तो रिपोर्ट कहती है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मान लो अगर 100 शिप रिसाइकिल हो रही है ना, 100 शिप्स अगर रिसाइकिल हो रही है, उनमें से लगभग 35 या 36 के आसपास इतनी शिप्स जो है केवल कौन रिसाइकिल कर रहा है, केवल और केवल भारत जो है इसको रिसाइकिल कर रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी न्यूज है कि यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया जो है कैसा बन गया। भाई यहाँ पे लिखा भी है कि इंडिया एमर्ज एज वर्ल्ड लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग नेशन इन 2025। ये एक यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो इंडिया है वो शिप रिसाइकलिंग के लिए जो है सबसे बड़ी कंट्री बन चुका है। देखो इंडिया बिकेम वर्ल्ड लीडिंग शिप रिसाइकलिंग नेशन 2025 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। देखो UNCTAD की फुल फॉर्म भी है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इंडिया एमर्ज एज वर्ल्ड लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग नेशन इन 2025, यानी कि अभी पिछले साल की रिपोर्ट है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए अकाउंटिंग फॉर, देखो मैंने बताया कि 35% जो है यहाँ पे 35.4% जो आपको कौन रिसाइकिल कर रहा है, इंडिया रिसाइकिल कर रहा है। तो अब मैंने बताया कि मान लो 100 शिप रिसाइकिल हो रही है तो उसमें से केवल और केवल 35 के आसपास जो है इंडिया रिसाइकिल कर रहा है। बाकी की जो रेस्ट कितनी बच जाती है आपकी 65, वो अलग अलग देशेस रिसाइकिल कर रहे हैं। तो इतना बड़ा अमाउंट का एक नंबर इंडिया केवल कर रहा है, तो वो अपने आप में एक लार्जेस्ट न्यूज हो जाएगी, है ना। तो देख लेना आप लोग कि शिप रिसाइकलिंग मार्केट से दिस अचीवमेंट रिफ्लेक्ट इंडिया ग्रोइंग प्रोमिनेंस एज ग्लोबल हब। ठीक है, कि इंडिया जो है धीरे धीरे क्या कर रहा है, ग्लोबल रूप में डेवलप कर रहा है। और क्या बन गया, सस्टेनेबल एंड हाई वॉल्यूम शिप्स रिसाइकलिंग ड्रिवन। तो ये देख लेना, इन शॉर्ट इस पूरी न्यूज का मीनिंग यही है कि इंडिया जो है सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग नेशन बन गया है। आई बात समझ में। चलिए देख लेना आप यहाँ पे, भारत दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण देश बन गया। हिंदी वाले देख लेना, मैंने ये बता दिया। आई बात समझ में। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ये मैंने देखा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है हांगकांग। 2009 में एक हांगकांग कन्वेंशन होता है, 2009 में एक हांगकांग कन्वेंशन होता है, जहां पे बोला जाता है कि हम जो है जो शिप्स है उसको रिसाइकिल करेंगे कैसे, सेफली। ये बेसिकली कन्वेंशन मतलब एक मीटिंग होती है, हांगकांग में एक मीटिंग होती है 2009 में, जहां पे बोला जाता है कि हम एक सेफ रूप से क्या करेंगे, शिप्स को रिसाइकिल करेंगे। तो कल को ये क्वेश्चन बन गया तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आउट ऑफ द सिलेबस हो गया। आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं होता है, सब सिलेबस में होता है। जो तुम्हें आउट ऑफ द सिलेबस लगता है वो आपके करंट अफेयर्स होता है और उससे रिलेटेड फैक्ट होते हैं, बस इतना ही होता है। तो हांगकांग कन्वेंशन बेसिकली किसके लिए है, सेफ रिसाइकलिंग एंड डिसमेंटलिंग ऑफ शिप्स, बस यही है आपका इंपॉर्टेंट। कल को अगर हांगकांग कन्वेंशन आ जाता तो लगता है तुम्हें कि भाई कहाँ से उठा के दे दिया, आउट ऑफ द सिलेबस हो गया। अभी यूपीएससी का ये जो पेपर हुआ था तमाम बच्चे कह रहे कि आउट ऑफ द सिलेबस है। एक बार डीप एनालिसिस करो, करंट अफेयर को ठीक से पढ़ो तभी तो। और करंट अफेयर में बोलो तो इंटरनेशनल जो रिलेशन वाली करंट अफेयर हो तो मैं अभी समझ में आएगी भी नहीं। चलिए इतना क्लियर हो गया, दूसरी न्यूज क्लियर हो गई। तीसरी न्यूज देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अष्टलक्ष्मी, बहुत ज्यादा स्टार पॉइंट कर देना, स्टार मार्क कर देना। क्यों, जो आपकी जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है ना, उसमें आपके 8 राज्य आते हैं। अब आप बोलोगे उसमें तो 7 सिस्टर्स है, उसमें एक सिक्किम को ऐड कर दो, तब मिलके वो पूरे 8 हो जाएंगे। तो भाई मोदी ने इंडिया की जो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज है, सॉरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, उसको बोला है अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी मतलब कि जैसे लक्ष्मी के 8 रूप होते हैं
लक्ष्मी के 8 रूप होते हैं, तो उसी प्रकार से हम बोलेंगे कि हम जो है अपने जो ये एरिया है, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये सिक्किम को ऐड करो, उसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, ये मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये नागालैंड है ना, इसको ऐड करो, तो ये टोटल मिलके आपके 8 राज्य हो रहे हैं। इन 8 राज्यों को जो है मोदी ने कहा है अष्टलक्ष्मी। सेज गवर्नमेंट कमिटेड एक्ट ईस्ट और एक्ट फास्ट। मतलब क्या एक्ट ईस्ट और एक्ट फास्ट मतलब क्या है? देखो इंडिया की एक पॉलिसी चलती है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसके तहत एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो हमारे साउथ ईस्ट के नेशंस होते हैं, देखो साउथ ईस्ट नेशन में आपके भारत के बाद इधर देखो म्यांमार आ रहा है, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस और मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनिया, पपुआ गिनिया, ये जितने भी देश है आपके, ये सब आपके साउथ ईस्ट नेशंस में आते हैं। साउथ ईस्ट नेशन में इनके साथ हमारा जो संबंध है, रिलेशन है, उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको और मजबूत बनाने के लिए भारत की एक पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसके तहत हम अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो हम क्या करते हैं, अपने इन देशों के साथ, मतलब कि साउथ ईस्ट नेशन है, ये साउथ ईस्ट नेशन है ना, ये साउथ में हो गया, एक तो एशिया के साउथ में हो गया, दूसरा ईस्ट में हो गया, हमारे इंडिया की ईस्ट में हो गया, तो साउथ ईस्ट नेशंस यानी कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ हमारा जो रिलेशन है वो और अच्छे से प्रगाढ़ हो, इसलिए जो है यहाँ पे मोदी ने अष्टलक्ष्मी जो है बनाई है। इसका मतलब कि अगर हम इन एरियाज में अपना इन एरियाज में अपना डेवलपमेंट करेंगे, इन एरियाज में ज्यादा हम ध्यान देंगे, तो हमारे इसके बाद के जो नेशन उनके साथ रिलेशन और अच्छे मजबूत होंगे और अच्छे प्रगाढ़ होंगे। तो यहाँ पे देख लो, आ रही बात समझ में? देखो ये लिखा भी है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एनईआर एज अष्टलक्ष्मी एंड शिफ्ट फ्रॉम ईस्ट एक्ट ईस्ट टू एक्ट फास्ट। ये देख लो, देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, ये एरियाज है ना आपके, सिक्किम को ऐड कर दो इसमें, पहला सिक्किम, दूसरा असम, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, तो ये टोटल 8 राज्य हो रहे। इन 8 राज्यों को जो है यहाँ पे और डेवलप करने के लिए इनको भारत के सरकार के द्वारा इनको अष्टलक्ष्मी नाम से पुकारा गया है, ताकि हम जो इनको और अच्छे से मजबूत कर सके इनको, और यहाँ से जो हमारे जो म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, ये तमाम जितने भी साउथ ईस्ट नेशंस है, इनके साथ हम क्या कर सके, अपना रिलेशन को और मजबूत कर सके। आई बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनली रूप से, नेशनली रूप से। सी रूट क्या? म्यांमार के साथ हमारी लैंड बाउंड्री लगती है क्या? म्यांमार क्या? अरे उसके हालात की बात मत करो, हम अपने हिसाब से देखेंगे ना, उसके हालात में मत जाओ ना। क्या दिक्कत है वहां पे? म्यांमार के साथ हमारी लगती है, थाईलैंड, कि आपको लगता है कि ऐसा जरूरी नहीं कि लैंड रूट ही बने, जो हम सी रूट के थ्रू, हमें तो अपना ट्रेड बनाना है ना, अपने रिलेशन अच्छे करने। हम प्लेन से नहीं जा सकते, हम शिप से नहीं जा सकते, हम लैंड रूट के थ्रू थाईलैंड तक नहीं जा सकते, वियतनाम नहीं जा सकते। देखो लैंड बाउंड्री तो सेम लग रही है ना, इसीलिए कहती हूँ कि एटलस रखा करो अपने साथ, बिना एटलस के तुम कुछ नहीं हो। अगर तुम्हें ज्योग्राफी की अच्छी नॉलेज नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं हो, याद रखना। अगर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने ना ज्योग्राफी, अभी वीडियो का पेपर आपने देखा होगा, जिस बच्चे को अगर उत्तराखंड का मैप ही याद नहीं होगा तो वो कैसे कर पाएगा उस क्वेश्चन को? हरिद्वार वाला आया था ना कि सबसे कम जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ उत्तराखंड की बाउंड्री लगती है। तो चीजें जो है मैप के साथ, जैसे आपको मैप याद हो जाएगा ना और इजी हो जाएगी चीजें। उनसे डेवलपमेंट नहीं करना है, कनेक्शन कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे हम ट्रेड करेंगे, कोई हमने वेपन्स ले लिए, वेपन्स दे दिए, इस तरीके से बार बार वहां जाओ। जैसे मोदी आपके बार बार जगह जगह जाते रहते, क्यों जाते? घूमने के लिए थोड़ी जाते, अपने रिलेशन को और मजबूत करने के लिए जाते रहते हैं वो अलग अलग जगह। ऐसे नहीं कि हम जो है बिल्कुल वहां जाके, हमारे कर्मचारी वहां जाके हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहां के लोग हमसे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तरह तरह की चीजें होती है ना डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए। आ रही बात समझ में? है ना? तो ये एक पॉलिसी है जिसके थ्रू हम जो है अलग अलग देशों, मतलब इधर फिर वैसे अगर देखा जाए तो एक्ट वेस्ट पॉलिसी भी हमारी, वेस्ट यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, ये सेंट्रल एशिया के साथ रिलेशन बनाने के लिए हमारे पास एक्ट वेस्ट पॉलिसी भी है, इधर के साथ एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी है। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे इस एरिया को क्यों इंपॉर्टेंस देनी है, हमने इस एरिया को क्यों इंपॉर्टेंस देनी? अगर आप देखो ये एरिया है आपका हिमालयन रीजन, अगर मैं बात करूं
ये आपका हिमालयन रीजन है। अगर हम इस एरिया को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, देखो मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा की मैं बात करूं तो ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल जो काम होते हैं वो इस वाले एरिया से होते हैं। क्योंकि यहाँ पे कैसा है, एक तो ट्राइबल ग्रुप है, इधर नागालैंड में नागा ट्राइब है, मणिपुर में मनी ट्राइब है, मिजो ट्राइब है, अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब है, यानी अरुणाचल प्रदेश की भी एक ट्राइब है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये एरिया जो है पूरा ट्राइबल कम्युनिटी से घिरा हुआ है। अब ये ट्राइबल कम्युनिटी से घिरा हुआ है और ये आपका कैसा है, रेड कॉरिडोर वाला एरिया भी। रेड कॉरिडोर यानी कि इस एरिया में नक्सलवाद भी ज्यादा है। तो यहाँ पे ये एरिया जो है ना बहुत डिस्प्यूटेड एरियाज है, इसको हमें और इम्प्रूव करना है ताकि यहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग कम हो, ताकि यहाँ से ड्रग्स इलीगल वे में कम आए, ताकि यहाँ से जो आपके इलीगल वेपन्स है वो कम आए। तो ये एरिया जो है ना बहुत सेंसिटिव एरिया इंडिया के लिए, यहाँ से बहुत इलीगल काम होते हैं। तो इसीलिए हमें इस एरिया को और मजबूत करने के लिए, जब ये वाला एरिया मजबूत होगा तभी हम इन देशों के साथ भी रिलेशन अच्छे बनाएंगे, थाईलैंड के साथ, म्यांमार के साथ, इधर ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये हमें क्या, ऑस्ट्रेलिया तो खैर गोल हो जाएगा तो उधर भी चले जाएगा, लेकिन मैं बात करूं तो इन जो साउथ ईस्ट के नेशन से, इनके साथ हमें रिलेशन और मजबूत बनाने के लिए अपने इन देशों, इन राज्यों को तो और मजबूत बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो सेंसिटिव जोन है। इधर झाड़ी है बहुत, मतलब ये एक कैसे घना जंगल वाला एरिया, और जिस एरिया में घने जंगल होते हैं उस एरिया में आपकी ट्राइबल कम्युनिटी ज्यादा रहती है। चलिए, ये वाली ट्राइबल कम्युनिटी इधर की कम्युनिटी से अलग है। जैसे आपके उत्तराखंड में थारू जौनसारी है ना, वो अलग है। इस साइड के ट्राइब्स, जैसा आप ट्राइब बोल के सोच रहे हो ना, वैसी ट्राइब है वो। आ रही बात समझ में? तो ये एरिया, ये आपका दूसरी न्यूज थी, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। इसको मेरे को रीड करने की जरूरत तो नहीं है। देखो मैं बात करूं तो इस एरिया में कौन कौन से आएंगे भाई। The Prime Minister recently referred to India's northeastern region as Ashtalakshmi, highlighting its significance as key pillar of national development and prosperity. है ना? He also emphasized a shift from an Act East policy to an Act Fast. अब उन्होंने Act East policy को क्या बोल दिया? Act Fast. Approach focusing on accelerated implementations of infrastructure and development projects in the region. आई बात समझ में? यहाँ पे लिखा भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को उस एरिया में और अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए ताकि हमारा विकास हो सके। और क्या बोलता है ये? और बोलता है कि एनईआर कंप्राइजेस 8 स्टेट्स, यानी कि नए जो बोला है ना, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम एंड त्रिपुरा। तो ये 8 स्टेट है। वैसे तो 7 सिस्टर्स है, लेकिन सिक्किम को ऐड कर दिया तो 8 हो जाएंगे। The region is highly diverse with over 200 ethnic groups processing distinct languages. यानी कि इस एरिया में कैसे है, अलग अलग समुदाय के लोग, अब ट्राइबल ग्रुप है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, डायलेक्ट्स एंड सोशियो कल्चर आइडेंटिटीज। जोग्राफिकली इट कवर्स, तो ये एरिया है, इसको देख लेना कि कितना एरिया के साथ हमारा लगता है। और फिर पॉपुलेशन में होल्डिंग स्ट्रेटेजी, हाँ, और ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है कि भाई यहाँ पे हमारे स्ट्रेटेजिक रूप से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि सामरिक दृष्टि से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि 5484 किलोमीटर के हमारे पास किस किस के साथ लैंड बाउंड्री है? बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, चाइना, भूटान और नेपाल के साथ हमारी लैंड बाउंड्री है। इसीलिए हमें इंटरनेशनली जो है इनको और अच्छे से मजबूत करना है और अच्छे से डेवलप करना है। इसीलिए इंटरनेशनल बाउंड्री मैंने बता दिया। इंटरनेशनल बाउंड्री, जैसे अगर मैं सिक्किम की बात करूं तो सिक्किम किस किस के साथ लगता है भाई? नेपाल के साथ लगता है और भूटान के साथ लगता है और चाइना के साथ लगता है। और अगर जो आपका नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश है वो किसके साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ लगता है। और जो आपका म्यांमार के साथ भी लगता है, कौन सा एरिया? म्यांमार के साथ देखो कौन सा एरिया लग रहा है, ये जो नागालैंड मिजोरम वाला एरिया है वो आपके किसके साथ लग रहा है? म्यांमार के साथ भी लग रहा है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे इंटरनेशनली भी हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंस हो जाएगी, क्योंकि हमारी अलग अलग देशों के साथ जो है यहाँ पे लैंड बाउंड्री शेयर हो रही है। तो इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान रखना। अष्टलक्ष्मी जो है यहाँ पे, अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट करके लिखो, मैंने लिखवाया नहीं है, ये नोट पे लिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्या हुआ? इंपॉर्टेंट लिखेंगे। इंडियन गवर्नमेंट विल स्पेंड
Indian government will spend 4,000 crores on Sikkim to promote relation between साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो सिक्किम में जो है 4,000 करोड़ का जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैसे लगाएंगे, यहाँ पे इनको डेवलप करने के लिए खर्चा करेंगे, स्पेंड करेंगे यहाँ पे। आई बात समझ में, मैं क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट। तुम्हें न्यूज समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं कि आपको एमसीक्यूज की आदत पड़ी और फिर यहाँ पे मैं अलग तरीके से करवा रही हूँ। कैसा सही लग रहा है? ये ज्यादा बेटर है। अच्छा, देखो सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। मैं कभी करंट अफेयर पढ़ाने के मूड में रहती नहीं हूँ ना, मैंने आज तक कभी करंट अफेयर पढ़ाई है। मैं बस न्यूज़पेपर अपने लिए एनालिसिस करती हूँ। चलो, और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा, दो आने वाले पिछले 24-25 या फिर 23-24 की न्यूज है, ये वही उठाया मैंने। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, पढ़ो इसको क्या लिखा है। एक्सक्लूसिव, इंडिया इन टॉक्स टू सेल सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल टू यूएई, सोर्सेस सेज। आपकी जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, साउथ अरब वाला एरिया, जो साउथ अरब वाला नेशन है, उसके साथ देखो अभी ईरान और अमेरिका की वॉर चल रही है। बेचारा यूएई परेशान है, इधर से ईरान वॉर कर रहा है, इधर से अमेरिका वॉर कर रहा है। नुकसान किसको हो रहा है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि साउथ अरब वाले एरिया को हो रहा है। तो वहां पे एक दिक्कत हो रही है, इसीलिए इंडिया कह रहा है कि भाई यूएई तुम एक बात सुनो, हमसे जो है ब्रह्मोस मिसाइल ले लो। हमसे क्या ले लो? ब्रह्मोस मिसाइल ले लो। ये रही आपके ब्रह्मोस मिसाइल। कौन है ये? इनके बारे में तो पता होना चाहिए आपके। एस जयशंकर कौन है ये? क्या है ये, मतलब कौन सा मिनिस्टर है? फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है ना। तो ये आपके एस जयशंकर है और ये आपके यूएई के। अब बोला जा रहा है, इंडिया कह रहा है कि भाई तुम भी क्या करो, हमसे क्या ले लो? एक तो अक्सर तीर मिसाइल ले लो, आकाश तीर मिसाइल ले लो और ब्रह्मोस ले लो। आकाश तीर मिसाइल का एग्जांपल लो, आकाश तीर मिसाइल ये रही S-400 देखा आपने, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ऊपर आसमान में जो है जो पाकिस्तान के जो मिसाइल वगैरह थे उसको उड़ा दिया। तो आकाश तीर मिसाइल बेसिकली एक ऐसी मिसाइल है जो कि एनिमी की जो भी मिसाइल सारी उसको आकाश में ही उड़ा देगा, मतलब वो इंडिया में नहीं आने देगा, वो आकाश में ही कर देगा। तो यूएई कह रहा है, भारत कह रहा है यूएई को कि भाई तुम हमसे क्या ले लो? आकाश तीर मिसाइल ले लो और दूसरा क्या ले लो? ब्रह्मोस मिसाइल ले लो। आकाश तीर मिसाइल ये रही, ब्रह्मोस मिसाइल ये रही और आकाश तीर मिसाइल ये रही, ये ले लो। अब वो ये कह रहा है कि भाई इससे क्या होगा, हमारा डिफेंस सिस्टम और प्रगाढ़ होगा। जितना हम अपनी चीजें और देशों को देंगे उतना हमारे लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि हम एक वेपन, डिफेंस वेपन के रूप में उभरेंगे। अभी इंडिया ने कहा कि भाई फिलीपींस खरीदने वाला है, वियतनाम ने खरीद चुका है, तो तुम भी खरीद लो। तो इसीलिए ये एक न्यूज है कि इंडिया कह रहा है। अब देखो क्या बोला है, इंडिया इन टॉक्स टू सेल सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल टू यूएई। आ रहा समझ में कि बात चल रही है कि खरीद लो। अब देखो क्या है ये, इंडिया इन टॉक्स विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स फॉर प्रपोजल for possible export of its flagship defense system including the BrahMos supersonic cruise missile and the Aksar Tir air defense system। इससे क्या आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया। अब देखो ये याद रखना, ब्रह्मोस जो मिसाइल है किसने बनाई है? आपकी इंडिया और रसिया की, जो है यहाँ पे इंडिया और रसिया ने मिलकर बनाया है ब्रह्मोस को। ठीक है, आई बात समझ में? लिखा है इज वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल while आकाश तीर इज एन ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय द भारत। देखो अब ये आकाश तीर मिसाइल किस किसने बनाई है? इंडिया और बीईएल भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। जैसे यहाँ पे डीआरडीओ है रायपुर में,
क्या करती है डीआरडीओ? आर्मी के लिए वेपन्स बनाने का काम करती है। वैसे ही आपकी बीएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल। तो बीईएल और इंडिया ने मिलकर क्या किया है, क्या किया है? आकाश तीर मिसाइल को बनाया है। ठीक है, ये एक ऐसी मिसाइल है कि जो भी शत्रु देश से हमारे ऊपर अटैक किया जा रहा है उसकी मिसाइल को ऊपर आसमान में ही उड़ा देगी, आसमान में ही खत्म कर देगी। जैसे S-400 हमने देखा था, इसको एग्जाम्पल के रूप में लेके चलो। S-400 ने क्या किया था, पाकिस्तान से जो भी हमारे पास ऊपर से क्या आए थे, हाँ ड्रोन्स और मिसाइल्स आई थी, वो ऊपर ही आसमान में उड़ गई थी, आसमान में ही थी वो, है ना। तो ये ध्यान रखना कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है किसने बनाई है, रसिया और इंडिया ने मिलकर बनाई है। और आकाश तीर मिसाइल जो है किसने बनाई है, इंडिया और बीईएल, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इनने मिलकर बनाई है। लिखा भी आकाश तीर इज एन ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, यानी कि ऊपर ऑटोमेटेड, ऊपर आसमान में ही वो उसका खात्मा कर देगी। आ रही बात समझ में? इसको बाकी डिटेल में पढ़ लेना। किसके लिए है ये? द प्रपोज डील रिफ्लेक्ट इंडिया ग्रोइंग फोकस ऑन डिफेंस एक्सपोर्ट। अब ये किसके लिए है? ताकि हम जो देश में किसके लिए उभरे, डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए। डिफेंस एक्सपोर्ट मतलब कि हम जो है किसके लिए उभरेंगे, ताकि हम अपने, हमारा जो देश है, हमारे देश के जो वेपन्स है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। इससे क्या होगा, हम जो है मेक इन इंडिया वाली चीजों को प्रमोट करेंगे और दूसरा आत्मनिर्भर भारत बनेगा। फॉर द प्रमोशन फॉर आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया। आई बात समझ में? ये पॉइंट है इसमें। तो हाईलाइटिंग सिक्योरिटी कंसर्न इन वेस्ट एशिया, द प्रपोज्ड डील रिफ्लेक्ट इंडियाज ग्रोइंग फोकस ऑन डिफेंस एक्सपोर्ट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेगा आगे हम देखते हैं। चलिए, हो गया ये।